हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक। सो हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा तो इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी सारे टेक्निक्स के बारे में, काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने माइक्रोस्कोपिक मेथड के बारे में डिस्कस किया। देन वी आर डिस्कस्ड अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। तो माइक्रोस्कोपिक के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सैम, टेम और एएफएम के बारे में। उसके रिगार्डिंग वीडियोस में पिन कर दूंगी, आप आई बटन में क्लिक करके वीडियोस को चेक कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। सो एनालिटिकल टेक्निक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टेक्निक्स हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो मेथड्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं और इसके अंडर कौन कौन से मेथड्स आते हैं, तो उनके बारे में हम वन बाय वन वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम ये जानेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर होती क्या है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे हमने जब माइक्रोस्कोपिक मेथड के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो हर वर्ड के पीछे आपका वर्ड आ रहा था माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो उसी तरीके से अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के बारे में क्योंकि हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें हर इंस्ट्रूमेंट या हर मेथड के पीछे आएगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक। इसका हम इंट्रोडक्टरी वीडियो क्योंकि ये है, तो अभी हम ये जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है वो एक तरीके से इट इज़ अ टोटल क्लास ऑफ टोटल एनालिटिकल मेथड, जिसमें हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कि इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट। तो लाइट जो है एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में और भी सारी रेडिएशंस आती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जब इंटरेक्शन के से हमें चीज़ें पता चलती हैं या जब हम सैंपल को एनालाइज करते हैं, सो दैट इज समथिंग नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपिक। तो जब मैटर का इंटरेक्शन किससे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होता है। तो वो लाइट भी हो सकती है, वो गामा रेज हो सकती हैं, एक्स रेज हो सकती हैं, रेडियो वेव्स हो सकती हैं। तो जब मैटर का इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होता है और उस तकनीक के थ्रू, उस टेक्निक के थ्रू, उस मेथड के थ्रू हम जो है इंफॉर्मेशन पाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं अबाउट सब्सटेंस कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और क्वांटिटी। तो किसी भी सैंपल के या जो भी हम सब्सटेंस एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके बारे में जब हमें उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल जो भी उसका कंपोजिशन उसका क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, जब हमें सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं, जब उस मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरेक्शन होता है। सो these type of techniques are widely used in chemistry, बायोलॉजी में भी इनका यूज़ होता है, मटेरियल साइंस में, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, हर फील्ड में मोस्टली इनका यूज़ होता है। सो बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद लाइट, और इसके थ्रू जब हम एनालाइट को या फिर अपने सब्सटेंस को फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं उसके स्ट्रक्चर को, क्वांटिटी को, कंपोजिशन को, तो इसी टेक्निक को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें एक की टर्म है या हाईलाइटेड टर्म है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर नथिंग बट वेव्स, ये वेव्स ही हैं। बट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है इलेक्ट्रिक और एक है मैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, जो भी फोटोन्स या जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो फोटोन्स, सो दे हैव चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दे हैव मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज जस्ट लाइक दैट कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, एंड टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग, उस डायरेक्शन में जिसमें वेव मूव कर रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगे जिसमें वेव मूव कर रही है। मान लीजिए कि वेव सामने मूव करेगी, सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज इलेक्ट्रिक, दिस इज मैग्नेटिक, टू ईच अदर भी परपेंडिकुलर होंगे और डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगे इन विच द वेव इज मूविंग। अब जो वेव होती है दैट कैरीज एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे हम लाइट की बात करें, माइक्रोवेव की बात करें, तो दैट कैरीज एनर्जी एंड इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, नो मीडियम नीडेड। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जो सन होता है और नीचे हमारी अर्थ है, ठीक है। होता क्या है कि सन से जब लाइट ट्रैवल करती है अर्थ की तरफ, तो बीच में स्पेस आता है, विच इज नोन एज ब्रह्मांड, जिसे हम बोलते हैं स्पेस, कॉस्मोस। स्पेस आता है। अब जो स्पेस है, स्पेस में क्या होता है, वैक्यूम होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी मैटर नहीं होता है। वहाँ पे वैक्यूम है, देयर इज नो सॉलिड, नो लिक्विड, नो गैसियस पार्टिकल्स आर देयर।
सो वो वैक्यूम है। तो यानी कि स्पेस से लाइट ट्रैवल करके कहाँ पे आती है? अर्थ पे आती है। तो वैक्यूम से लाइट ट्रैवल करके बेसिकली अर्थ पे आती है। तो वही बात बोली गई है कि जब लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है, दिस इज द प्रूफ, है ना? सो लाइट जो हम तक आ रही है, दिस इज द प्रूफ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। सो जो वेव है वो एनर्जी कैरी करती है और वो वैक्यूम यानी कि जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकती है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जैसे यहाँ पे मेंशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट का मतलब है कि विजिबल लाइट। अब मेनली विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में मेनली विजिबल लाइट यूज होती है। सो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लाइट जो है सिर्फ एक पार्ट है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इसके अलावा और भी बहुत सारी रेडिएशंस होती है, 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव लाइक अपार्ट फ्रॉम लाइट वी हैव सो मेनी रेडिएशन इन दिस स्पेक्ट्रम, इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम कहा गया है। स्पेक्ट्रम का मतलब है पूरा एक मतलब एक स्पेक्ट्रा, एक ग्रुप वी कैन से। सो देयर इज नो सिंगल रेडिएशन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये पूरा एक क्या हो जाता है? स्पेक्ट्रा हो जाता है। लाइट जो है, अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट एक स्पेसिफिक पार्ट है पूरे स्पेक्ट्रम का जिसको विजिबल लाइट भी कहा जाता है। तो जो लाइट हमें दिखती है वो विजिबल लाइट एक्चुअली, तो जो एक पार्ट है इस स्पेक्ट्रम का। सो इट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो पूरे स्पेक्ट्रम का एक जस्ट स्मॉल पार्ट है विजिबल लाइट। अब इसमें और कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं वो भी हम देख लेते हैं। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप बोल रहे हो लाइट या विजिबल लाइट। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे स्पेक्ट्रम का जस्ट एक पार्ट है लाइट। सो अगर मैं बात करूँ पूरे स्पेक्ट्रम की, सो ये आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। दिस इज फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, and in this we have gamma rays, we have x rays, ultraviolet radiation. This spectrum is known as visible light. दिस इज इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो अगर आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी जो है गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? सॉरी, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? वेवलेंथ इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी इज लो एंड वेवलेंथ इज हाई। सो हेयर वी हैव वेवलेंथ इज हाई रेडियो वेव्स की तरफ। अगर इसका रिवर्स में हम देखें तो इसका रिवर्स है गामा रेज की तरफ। तो गामा रेज में क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी इज हाई, एंड वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम है। सो दिस इज, सो इफ़ यू टॉक अबाउट विजिबल स्पेक्ट्रम, तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो उसमें जिसको हम रेनबो कलर्स के नाम से भी जानते हैं, तो रेनबो कलर जो होते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में ही होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वॉयलेट और ब्लू एंड ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो इसका जो रेंज है वो 300 से लेके 600 अराउंड, मतलब इसकी रेंज जाती है। सो दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो आई होप आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो मेथड्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जब इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ और तब हम चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, सब्सटेंस को एनालाइज कर पाते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, और पूरा स्पेक्ट्रा जो है वो उसमें कौन कौन सी रेडिएशंस आती हैं। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब चलिए चलते हैं अपनी जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं उन पर। तो अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की, तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, इसको मैं स्मॉल कर देती हूँ थोड़ा। सो आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। इफ़ नॉट यू कैन जस्ट टेल मी कि अगर आपको ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो। सो इन दिस वी हैव स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। एक पार्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स कौन कौन सी हैं
इंस्ट्रूमेंट नेम हम उनको क्या नाम देते हैं, इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, ये तो टेक्निक है बेसिकली, ये मेथड है। और यहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम उसका होता है। रेडिएशन उसमें कौन सी यूज़ की जाती है, एज आई मेंशन कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन होगा, तो कौन सी रेडिएशन यूज़ हो रही है और मेन एप्लीकेशन उसका क्या है। सो सबसे पहली जो टेक्निक है दैट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे यूवी का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो इस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम होता है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो इसमें आपको हर इंस्ट्रूमेंट में स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोपी यही वर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रो इज समथिंग रिलेटेड टू मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरेक्शन। और फोटोमीटर का मतलब होता है जहाँ पे लाइट रेडिएशंस का यूज हो रहा है। सो यहाँ पे रेडिएशंस कौन सी यूज होती हैं, अल्ट्रावायलेट या और विजिबल लाइट, ठीक है। सो इसीलिए इसका नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेन यूज एप्लीकेशन इसका कहाँ है, हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है कंपाउंड की, तो बेसिकली क्वांटिटिवली हम चीज़ों को जब एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइट को जब हम एनालाइज कर रहे हैं कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। सो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि क्वांटिटी ही पता करते हैं इसमें। फिर आता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रेडिएशन यूज हो रही है। सो इंफ्रारेड में यूज होती है आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। सो इंफ्रारेड रेडिएशन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है इंफ्रारेड रेडिएशन। इसकी वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ हाई है, फ्रीक्वेंसी इसकी कम है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है रेडियो वेव्स की तरफ जब हम जाते हैं। So this is like high wavelength radiation, low frequency radiation. So infrared radiation we have. So instrument का नाम है FTIR स्पेक्ट्रोमीटर। और जब हम किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को एनालाइज करना चाहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं FTIR स्पेक्ट्रोमीटर को। वी हैव रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका इंस्ट्रूमेंट नाम है रमन स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पे लेजर लाइट का यूज किया जाता है। लेजर लाइट इज लाइक विजिबल, दैट इज NIR। सो स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन जब हमें करना है, एंड इट इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री टू इंफ्रारेड रेडिएशन। सो जब हमें स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एनालाइट का, तो तब हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। वी हैव न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR। सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है, इसके इंस्ट्रूमेंट का नाम है NMR स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर। और यहाँ पे यूज होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक, बोला यहाँ पे यूज होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF। तो जब हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता करना होता है कि हेक्सागोनल है कि ऑक्टागोनल है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट हैज़, तो हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का यूज करते हैं। वी हैव मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री वी हैव। सो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम इज मास स्पेक्ट्रोमीटर। सो इसमें आयोन बीम यूज होती हैं। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे यूज नहीं होते हैं, यहाँ पे बीम यूज होते हैं, आयन बीम। सो बेसिकली जब हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है, हमें फ्रेगमेंटेशन या स्ट्रक्चरल इन्फो चाहिए, मेनली मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है किसी भी एनालाइट का, तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ करते हैं। आप जैसे नाम से भी इसके जान सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। तो बेसिकली मास जो है किसी भी एनालाइट का, वेट जो है, उसको हम मेनली यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर आता है एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी XRD। सो XRD एक्सरे डिफ्रेक्ट्रोमीटर इसका इंस्ट्रूमेंट नेम है। और यहाँ पे एक्सरे क्योंकि है तो एक्सरेज का हम यूज़ करते हैं। तो एक्सरेज जो है क्रिस्टल के ऊपर जब पड़ती हैं तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को हमें वो विजिबल कराती हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने के लिए, फेज आइडेंटिफिकेशन देखने के लिए इसका यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव एक्स रे फ्लोरोसेंस। सो इसको XRF कहा जाता है, XRF एनालाइजर इसका इंस्ट्रूमेंट नेम है। एंड इसके इंस्ट्रूमेंट का नाम XRF एनालाइजर है। और एक्सरेज यहाँ पे यूज़ होती है एलिमेंटल एनालिसिस के लिए। तो XRF का यूज़ किया जाता है जब हमें एलिमेंट में, सॉलिड सैंपल में एलिमेंट देखना होता है कि लेड है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, कौन सा एलिमेंट है, तो तब हम एक्सरे फ्लोरोसेंस का यूज़ करते हैं। एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी XPS का हम यूज़ करते हैं जब हमें एलिमेंट का कंपोजिशन, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एलिमेंट की, वो फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सरफेस पे, वो फाइंड आउट करनी है बेसिकली। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी AAS जो है, इसको बोलते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक ही इसका इंस्ट्रूमेंट नाम है।
इसमें यूज़ होती है विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और विजिबल लाइट पास पास ही है उनका स्पेक्ट्रा। सो बेसिकली इसमें विजिबल लाइट यूज़ होती है। तो मान लीजिए कोई जो सैंपल है, सैंपल में बहुत कम अमाउंट में आर्सेनिक है, यानी कि कोई भी ऐसा मेटल है जो बहुत ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है। तो ट्रेस अमाउंट में कोई भी अगर मेटल वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उस मेटल को, उस छोटे से कण को, उस छोटे से मेटल के जो ट्रेस क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है। यहाँ पे यूज़ किया जाता है प्लाज्मा, जो कि हीट सोर्स है, या फिर फ्लेम, मतलब बेसिकली हीट सोर्स यूज़ किया जाता है यहाँ पे एक। और इसमें भी हम एलिमेंट का कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्लोरोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट नाम है, और इसमें हम विजिबल या यूवी लाइट का यूज़ करते हैं। सेंसिटिव डिटेक्शन ऑफ फ्लोरोसेंट स्पीसीज। तो फ्लोरोसेंट स्पीसीज यानी कि ऐसी स्पीसीज जो ग्लो करती हैं, जो लाइट एमिट करती हैं, तो उन उन स्पीसीज का डिटेक्शन जो कि बहुत सेंसिटिव है, तो उनको जो है, उन स्पीसीज बेसिकली दैट कैन बी केमिकल कंपाउंड, सो उनको डिटेक्ट करने के लिए फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होती है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, दिस इज EPR या ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। सो इसके इंस्ट्रूमेंट का नाम है ESR स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर। और इसमें माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके हम फ्री रेडिकल्स और ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस को फाइंड आउट करते हैं। सो वो देख लेते हैं कि अभी इंस्ट्रूमेंट कैसे दिखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, ये तो मेथड हुआ, बट इसके इंस्ट्रूमेंट का नाम मास स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कि कैसे दिखते हैं इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमने बात की थी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड वी हैव FTIR। तो FTIR यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस पे काम कर रहा था। नेक्स्ट वी हैव रमन स्पेक्ट्रोमीटर। सो रमन स्पेक्ट्रोमीटर में ये इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके का दिखता है। वी हैव NMR स्पेक्ट्रोमीटर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वी हैव। सो दिस इज दिस वन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। दिस इज वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड वी हैव एक्सरे डिफ्रैक्ट्रोमीटर, एंड दिस इज XRF एनालाइजर। This is XRF analyzer and X-ray fluorescence. And we have atomic absorption spectroscopy AAS. We have atomic emission spectroscopy AES. एंड दिस इज फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये वाला जो गेट वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम ओपन करके सैंपल को इसमें पुट करते हैं, एंड देन वी कैन डिटेक्ट फ्लोरोसेंट स्पीसीज फ्रॉम दैट सैंपल, और इन दैट सैंपल इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर ESR या EPR कुछ इस तरीके का दिखता है। सो दीज आर द फोटोग्राफ्स ऑफ ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अपार्ट फ्रॉम इट, इस वीडियो में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो हैं वो कितने कैटेगरी में एक तरीके से डिवाइड है, कितने उसके टाइप हैं। सो वी हैव वेरियस टेक्निक अंडर दिस, या वेरियस टाइप्स अंडर दिस। तो ये सब मेथड्स हैं, ये सब टेक्निक्स हैं, और ये सब इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं। और ये है कि कहाँ पे रेडिएशन, कौन से इंस्ट्रूमेंट में या कौन सी टेक्निक में कौन सी रेडिएशन यूज़ हुई है। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि वो रेडिएशन यूज़ हुई ही नहीं है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है, जैसे कि आयोन बीम। सो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ नहीं हुई है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही यूज़ हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुई, इंफ्रारेड यहाँ पे यूज़ हुई है, यहाँ पे भी विजिबल यूज़ हुई है, यहाँ पे एक्सरे विजिबल लाइट, एंड यहाँ पे विजिबल लाइट, और माइक्रोवेव। सो बेसिकली तीन में यूज़ नहीं हुई है, जैसे कि विजिबल यहाँ पे प्लाज्मा में यूज़ नहीं हुई है, आयोन बीम में यूज़ नहीं हुई है, एंड बाकी सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ हुई है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये है, आप एक बार फिर से देख लेंगे, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो मोस्टली में जो है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज यूज़ हुई हैं। So this is it in this video. If you have any query, any suggestion, please feel free to drop me
that in comment section. I will be more than happy to cater your query. तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। चीज़ों को रिवाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करेंगे तो वो ग्रास्प नहीं होंगी और बार-बार आप उन्हें भूल जाएँगे कहीं न कहीं। तो एक दिन में एक ही वीडियो आती है, एंड आई होप कि आप उसको ध्यान से पढ़ते होंगे, आप उसको वापस से रिकैप करके पढ़िए, आप उससे रिवाइज़ करिए, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, रिवाइज़ करिए चीज़ों को, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें एक तरीके से एम्बेडेड हो जाएँ फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसके बाद हम आफ्टर दैट ये एनालिटिकल मेथड का पूरा जो प्लेलिस्ट है ये कंप्लीट हो जाएगी, या सारी जो मेथड्स हैं वो जब कवर हो जाएंगे, सो उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा कि इनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें सिर्फ हमने इंस्ट्रूमेंट देखे, टाइप देखे और टेक्निक्स पढ़ी, रेडिएशंस पढ़ी। अभी जो भी टेक्निक हमने पढ़ी है इसके ऊपर, जो भी टेक्निक्स हमने पढ़ी है इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपके पास आएगी, हम डिटेल में इसके ऊपर वीडियो देखेंगे। सो तब तक के लिए आप हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।